नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है जॉनी मोरिया ने। जॉनी जी, आपने बताया कि आपके पास है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसमें आप 3000 की एसआईपी कर रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 2600, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1000। तो 3 स्मॉल कैप फंड हैं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है आपके पास जिसमें आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं। और अगेन आपने लिखा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है, उसमें 2600 रुपीज़ की आप एसआईपी कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में एक तो स्कीम 3 ली है और जो टोटल अमाउंट है वो भी लार्ज कैप और मिड कैप से कहीं ज़्यादा है। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि स्मॉल कैप में लंबी अवधि में रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हालांकि आपने कहा है कि 2035 तक आप इन्वेस्ट करेंगे, तो यदि आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप बिल्कुल इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो आपके पास हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपने टारगेट लिया है उसके लिए आपको चाहिए 1 करोड़ 2035 में। तो यदि मैं इस साल के बिगिनिंग से लेकर चलूँ कि 2024 से और बाय एंड ऑफ 2035 यानी कि 12 ईयर्स, और यहाँ पर 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूँ क्योंकि आप कर रहे हैं 10,200 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी, तो 12 ईयर्स में अराउंड 31,42,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और चलिए, आप कहेंगे कि आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ पर आप बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन यदि मैं यहाँ पर 12% की जगह पर 15% ले लूँ तो भी अमाउंट निकल कर आता है 38,32,000। तो 1 करोड़ से आप काफ़ी दूर हैं। तो आपको समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। आप स्टेप अप तो जरूर करें, कम से कम 10% से आप स्टेप अप कर लें। यदि मैं कैलकुलेट करूँ कि 10% से स्टेप अप करेंगे और 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हों तब भी अमाउंट होता है 58,45,000। तो यानी कि आपका जो टारगेट है और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त पर, इसमें काफ़ी गैप है। लेकिन हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट पहले से शुरू किया हो और कुछ अमाउंट ऑलरेडी इकट्ठा हो गया हो, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके टारगेट को अचीव कराने में। पर फिर भी ये बात तो तय है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को इस वक्त पर भी और ईयर आफ्टर ईयर बढ़ाना होगा। और यदि वैसा संभव नहीं है तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसे बढ़ाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मिस्टर विनय ने। विनय जी, आपने कहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स में 12 to 15,000 पर मंथ की एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं और कितने साल के लिए? 10 to 15 ईयर्स के लिए। और आपने जो फंड्स चुने हैं, फाइनलाइज किए हैं, उनके नाम आपने बताए हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड में 3000 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में 3000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 3000 और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000। तो आपने एक स्मॉल कैप और 2 मिड कैप और एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड चुना है। फंड सभी अच्छे हैं और एलोकेशन की बात की जाए तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका भी एलोकेशन मेजरली लार्ज कैप में है। तो अगर आप बात कर रहे हैं 10 से 15 साल की, तो आप इन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और आपने कहा है कि 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे, तो मैं चलिए एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगेन 12% के CAGR पर हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी उससे ज़्यादा रिटर्न मिले तो वो आपकी किस्मत है और आपको मदद मिलेगी
बड़ी राशि इकट्ठा करने में, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पर 12% एज्यूम कर लेते हैं। तो 15,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 15 ईयर्स और 12% का CAGR और 10% का स्टेप अप, अगर इन सब बातों के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप करीब 1,24,00,000 यानी कि 1,24,00,000 रुपीज़ इकट्ठा कर पाएंगे 15 ईयर्स में। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अर्णव ने। अर्णव जी, आपने बताया कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है 2,85,000 और आप SIP कर रहे हैं HSBC स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपीज़, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1,000, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 500, कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड में 1,000, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड में 1,000, बड़ौदा BNP परिबास वैल्यू फंड में 500, मिरे असेट मल्टी कैप फंड में 1,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1,000, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में 1,500 और HDFC डिफेंस फंड में 1,500। और अब जानना चाहते हैं कि आपको क्या कुछ बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल बताऊंगा। आपका गोल है 15 ईयर्स में 7 to 10 करोड़ और आपने इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। PF में 5 लाख रुपीज़ आपका भी वैल्यू है, PPF में 83,000 और सुकन्या समृद्धि योजना में 57,000। उसके अलावा 5,11,000 रुपीज़ आपके NPS में भी हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त पर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ के SIP कर रहे हैं और अगेन मैं यदि 12% के CAGR पर से कैलकुलेट करूं और 15 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो लगभग 47,59,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि यहाँ पर हम 10% से स्टेप अप भी कर लें, मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो भी करीब 83 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है उसमें और आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा गैप है। इवन मैं जो आपके बाकी के इन्वेस्टमेंट हैं उनको भी लेकर चलूं तो भी गैप काफ़ी रहेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, आपने कहा था कि ऑलरेडी 2.85 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू 2,85,000 हो गई है। तो उसे भी यदि पकड़ते हैं तो उसकी 15 ईयर्स में करीब 16 लाख के आसपास वो बढ़कर हो सकते हैं। 15,60,000 करीब आ रहा है। तो उसको भी यदि मैं ऐड कर दूं और जैसा मैंने कहा कि 10% से स्टेप अप करेंगे तो सब मिलाकर भी 1 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो पाएंगे। तो आप क्योंकि 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं और आपने कहा है कि ऑलरेडी 2,85,000 रुपीज़ आपके पास एक्यूमुलेट हो चुके हैं म्यूचुअल फंड्स में, और यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करें तो 15 ईयर्स में आपके पास करीब कुल मिलाकर 63,19,000 रुपीज़ के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि मैं कहूँ कि चलिए आप 10% से स्टेप अप कीजिए तो भी करीब 1 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो पाएंगे 15 ईयर्स में। आपने कहा कि आपके पास में कुछ और इन्वेस्टमेंट है सुकन्या समृद्धि योजना में, PF में, PPF और NPS में, वो सब भी यदि हम मिला लें तो भी जो आपका फाइनेंशियल गोल है और जितनी वैल्यू हो सकती है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। तो आपको अभी इस वक्त पर जितना हो सके SIP का अमाउंट बढ़ाना चाहिए और साथ ही समय के साथ आपको इसे बढ़ाते रहना होगा ताकि आपका जो गोल है उसे आप अचीव कर पाएँ। और जहाँ तक स्कीम का सवाल है, ये 500-500 रुपये की SIP करने से बेहतर है मेरे हिसाब से कि एक स्कीम में बड़े अमाउंट की SIP करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 500 रुपीज़ की SIP की हुई है और बाकी में तो खैर 1,000 रुपीज़ की SIP आप कर रहे हैं। साथ में आपने ये बड़ौदा BNP परिबास वैल्यू फंड में भी 500 रुपीज़ की SIP की है। तो आप 500 की SIP ना करें। और वैसे भी अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया फंड की, तो ऑलरेडी आपने जिन डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें IT सेक्टर का अच्छा एक्सपोजर है। तो अगर IT सेक्टर में तेजी आएगी तो आपको वैसे भी बेनिफिट मिलेगा। तो 500 रुपीज़ अलग से एक
आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसे कि स्मॉल कैप में आपके पास वैसे तो एक से ज़्यादा फंड्स हैं, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड जो है उसे आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, उसी में अमाउंट बढ़ा लें। उसके अलावा एक आपके पास में मिड कैप फंड, मिड कैप में आपने कोई मिड कैप फंड नहीं लिया हुआ है, आप एक मिड कैप फंड लें, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, वो कंसिडर किया जा सकता है। और साथ में एक लार्ज कैप फंड आपके पास होना चाहिए। लार्ज कैप फंड में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके पास है, वो अच्छा फंड है। तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड आपके पास नहीं है, वो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक इंटरनेशनल फंड के साथ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और साथ ही अमाउंट को आपको बढ़ाना होगा ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अभिजीत खरे ने। अभिजीत जी, आपने कहा है कि यदि आप 30 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए और 12% के CAGR पर हम कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12% के CAGR पर यदि हम कैलकुलेट करें 30 लाख रुपये 10 साल में बनते हैं 93,17,544 रुपीज़, क्योंकि CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर एनुअल कंपाउंडिंग होगी और 12% का हम रिटर्न ले रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है, जैसे मैंने बताया, 93,17,544 रुपीज़। तो एनीवे 1 करोड़ के आसपास ही हैं जो आपने अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं स्कीम्स की। आपने कहा है कि आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो लमसम आप कर रहे हैं उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि 25,000 रुपये महीना यदि SIP करें तो 10 साल में कितना बनेगा। तो मैं लमसम अमाउंट को अलग रखता हूँ, वो मैंने बता दिया कितना बन पाएगा 10 ईयर्स में। अब बात करते हैं 25,000 रुपीज़ पर मंथ और 10 ईयर्स का टाइम है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसे 4 स्कीम में डिवाइड कर लीजिए। अगेन एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और साथ में एक इंटरनेशनल फंड को भी आप शामिल कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में आप एक इंडेक्स फंड चुन सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है और साथ ही स्मॉल कैप फंड आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड में आप एक या तो इंडेक्स फंड चुन लें, जैसे कि नैस्डैक 100 फंड। नैस्डैक 100 में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड को चुन सकते हैं या फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड लिया जा सकता है। और यदि आप एक्टिवली मैनेज इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड ये एक अच्छा इंटरनेशनल फंड है। क्योंकि हम 25,000 को डिवाइड कर रहे हैं 4 स्कीम्स में, तो आप लार्ज कैप और मिड कैप में 7,500 इन ईच स्कीम कर सकते हैं। तो 15,000 रुपीज़ हो जाएगा लार्ज कैप एंड मिड कैप में डिवाइड, और बाकी का जो 10,000 रुपीज़ है उसे आप स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड में डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। यदि आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी और भी कम रहे तो आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर और कम कर सकते हैं और उसके बजाय लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादा कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अभिजीत सरकार ने। अभिजीत जी, आपने आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो मुझे भेजा है, यानी कि आपने पोस्ट किया है, और उनका इन्वेस्टमेंट है क्वांट एक्टिव फंड में 1,000 रुपीज़, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 1,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 और SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,000। एक मल्टी कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड
और एक साथ में वैल्यू ओरिएंटेड फंड। तो सारे ही फंड्स आपके पास जो भी हैं अच्छे हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपीज़ का। तो स्कीम्स तो अच्छी हैं और आपने कहा है कि 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सूटेबल स्कीम मानी जा सकती हैं। आपका गोल है 50 लाख रुपीज़ फॉर चाइल्ड्स मैरिज। तो एक बार देख लेते हैं, 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, बाकी कितना रिटर्न मिलेगा ये समय बताएगा। लेकिन स्कीम्स अच्छी हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। 6,000 रुपया महीना यदि निवेश किया जाए 10 ईयर्स के लिए तो 12% के CAGR पर कैलकुलेशन निकल कर आ रही है 13,44,000 रुपीज़ के आसपास इकट्ठा हो पाएंगे। यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो ये राशि बन जाती है अराउंड 19,61,000 की। तो क्योंकि गोल है 50 लाख का तो यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। आपको समय के साथ इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाना होगा। स्कीम्स अच्छी हैं जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन अमाउंट को आपको समय के साथ बढ़ाना होगा ताकि जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका गोल अचीव हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ठीक से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इसी तरह से आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।